Hello student, welcome to chemistry class. Student, now today I will continue Dalton's atomic theory. Okay, Dalton's atomic theory. ओके स्टूडेंट, हम लोग कल जो है कि एटॉमिक थ्योरी में दो पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था। पहला पॉइंट था कि जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी अनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ओके, all type of substance whether living or non-living are made up of small, or you can say tiny or teeny undivisible particles called atom. And second one was that any element has same type of atom, or you can say that elements are made up of same kind of atoms, and all atoms have same mass. All atoms have same mass, and different elements have different type of atoms and mass. अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स अलग होंगे, उनके मासेस अलग होंगे। तो कल हम लोगों ने ये दो पॉइंट पढ़े थे। अब जो हम थर्ड पॉइंट इसके अंदर देखने जा रहे हैं, ठीक है, atoms neither or neither can be created or destroyed during a chemical or physical changes. Okay, एटम्स नाइदर ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और नॉर destroyed. Neither can be created nor can be destroyed, okay, during chemical or physical change. किसी भी केमिकल फिजिकल चेंज के दौरान एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई बात सुनने, ना तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है, लास्ट क्या कहता है कि जो कंपाउंड और एलिमेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है। उनका रेशियो क्या होता है, सिंपल। तो यहाँ पे बताया कि कंपाउंड्स और molecules results from combination of atoms in some simple ratio, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं कॉम्बिनेशन के थ्रू, एटम के कॉम्बिनेशन से,
उनका रेशियो क्या होता है, सिंपल होता है। उनके एक सिंपल रेशियो में कह सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करके जो है कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो H2 प्लस हाफ O2, यहाँ पे H2O बनता है। यहाँ पे जो रेशियो है वो रेशियो 2:1 है, एक सिंपल रेशियो। एक क्या होता है, वो सिंपल रेशियो होता है। तो इस तरह से हमने डाल्टन्स की थ्योरी जान ली। हालांकि बाद में चल कर के जब और मॉडर्न हुआ साइंस, नए नए इक्विपमेंट्स आए, स्टडी और भी आसान होती गई, तो उस दौरान डाल्टन्स की कुछ पॉइंट, एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट थे वो चेंज हुए। लेकिन डाल्टन की थ्योरी एक सॉलिड बेसमेंट थी जिसपे कि एक स्ट्रॉन्ग एटॉमिक थ्योरी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, तो हमने डाल्टन्स की थ्योरी में 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट हमारा था कि हर तरह के जो सब्सटेंस हैं वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल, अनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, चाहे वो सब्सटेंस लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कैसे भी हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी ईच एलिमेंट्स हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स, या हर एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स से बना होता है और उन सारे एटम्स का जो मास होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। और तीसरी बात जो है बताई कि एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल चेंज के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान। चौथी चीज़ बताई कि जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एटम के जुड़ने से बनते हैं, और एटम एक दूसरे से आपस में इस तरह से जोड़ते हैं कि वहाँ उनका रेशियो जो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है। एक क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। तो ये 4 पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एटॉमिक मास और एंड मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में हम लोग ये जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में, आइसोटोप के फॉर्म में, आइसोटोप्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा एटॉमिक मास है वो एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, किसी भी एटम का एक एवरेज है। ठीक है, और ये एवरेज देखा जाता है कि कितने गुना जो है कि एज कंपेयर टू कार्बन 12 के 1/12 एटॉमिक मास से कितना गुना भारी है, वो उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, बात समझ में नहीं आई होगी। यहाँ पे जो भी हम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास निकालते हैं वो हम कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 के 1/12 मास एटॉमिक मास से, कार्बन 12 के 1/12 एटॉमिक मास से। ठीक है, 1/12 एटॉमिक मास से हम कंपेयर करते हैं। आई बात सुने, तो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास निकालना है चाहे वो एटॉमिक मास निकालना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो एक एवरेज रिलेटिव मास होता है।
क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं तो अच्छा पड़ेगा। इट एटॉमिक मास से शुरू करते हैं। एटॉमिक मास it is average relative atomic mass of an atom, mass of an atom. Okay. अब ये हमें क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट how many times that atom is heavier as compared to 1/12 atomic mass of carbon 12 एटम। अब लिख देने से थोड़ी सी बात क्लियर हो गई होगी। एटॉमिक मास एक तरह से डायरेक्ट कोई मास नहीं है, बल्कि वो क्या है, एवरेज रिलेटिव मास है। एवरेज रिलेटिव मास है, या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास उसको हम कहते हैं। और ये बताता है कि वो एटम कार्बन 12 के 1/12 एटॉमिक मास से कितना भारी है, उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसका हम एक फार्मूला लिख देते हैं, नोट कर लिया होगा। ओके, इसका हम फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास of an atom upon 1/12 into atomic mass of कार्बन 12। ठीक है, ये होता है हमारा एटॉमिक मास। अब ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास यूज किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई वी यूज एवरेज एटॉमिक मास। तो हम एवरेज एटॉमिक मास इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो मिक्सचर ऑफ के रूप में या आइसोटोप्स के रूप में
एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें हम, तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप हो जाते हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन के भी आइसोटोप हैं। तो ऐसे में हमें कंपेयर करना पड़ता है। इसलिए हमें, चूँकि एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, मिक्सचर के रूप में पाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करना पड़ता है और उसे हमें निकालना पड़ता है। अगर सपोज करिए कि एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि कोई एलिमेंट ए है, इसके 2 आइसोटोप हैं E1 एंड A2, ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स, ठीक है। अब ये नेचर में कुछ परसेंट ये होता है, कुछ परसेंट ये होता है, ध्यान देना है, बहुत टेक्निकल पार्ट है ये। एक एलिमेंट है जो कि 2 आइसोटोप के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एलिमेंट है जो हमें 2 आइसोटोप के रूप में दिखाई दे रहा है। ये इन्वायरमेंट में कुछ परसेंट है और ये इन्वायरमेंट में कुछ परसेंट है, ठीक है। अब ऐसे में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे ये सोचना है, सोचिए जरा सा, ठीक है। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे A1 का हमें रिलेटिव एबंडेंस देना पड़ेगा, ठीक है। A2 का रिलेटिव एबंडेंस हमने मान लिया 2 है। तो यहाँ से हमें एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है, एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा रिलेटिव एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। इसको हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए, छोटा छोटा। एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा Ra1 पहले एटम का इंटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ 1 प्लस Ra रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 2, रिलेटिव एबंडेंस, फिर एटॉमिक मास ऑफ 2, या यहाँ पे चलिए ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 1 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2। हमने लिया था क्या, एक एलिमेंट था जिसके 2 आइसोटोप थे A1 एंड A2, इसका रिलेटिव एबंडेंस था R1, Ra2 इसका था, ठीक है। तो रिलेटिव एबंडेंस जो इसका है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस रिलेटिव एबंडेंस दूसरे का इनटू एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद टोटल जो रिलेटिव एबंडेंस है उससे डिवाइड कर दिया हमने, उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमें जो है
एवरेज एटॉमिक मास पता लग जाता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया? ओके। अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे मेटल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम उसका एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। अगर किसी भी मेटल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट पता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग एंड पिटिट्स रूल। ओके, तो एटॉमिक वेट into specific gravity इक्वल टू 6.4। ठीक है, एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 6.4। ये हमारा ड्यूलॉन्ग पेटिट्स के हिसाब से। अब अगर हमें यहाँ पे एटॉमिक वेट निकालना है किसी मेटल का, वेपर फेज याद रखना है, वेपर फेज है, तो उस कंडीशन में एटॉमिक वेट इक्वल टू इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 6.4 होता है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, अगर एटॉमिक वेट दिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लेंगे। आई बात समझे? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या देखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। यहाँ पे मास लिख देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि व्हेन एटॉमिक mass of an element is expressed in gram, then it is known as ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। अब जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास 16 है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी को अगर हम ग्राम में लिख दें 16 ग्राम, ठीक है, तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इसकी भी डिफिनेशन लगभग उसी तरह से है जैसे कि अभी हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया, सेम उसी तरह से है। इट इज़ द मास ऑफ a molecule that shows that it is the mass of a molecule which shows that how many times it is heavier than 1/12 mass of atomic mass of carbon 12. Okay, mass of molecule which shows that, जो ये प्रदर्शित करता है कि वो कितने गुना, how many times heavier है than 1/12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। सिंपल से कार्बन 12 से ही हम लोग कंपेयर करते हैं। इसका फार्मूला भी देख सकते हैं यहाँ पे, हैव यू नोटेड? ओके, चलिए फार्मूला देख लेते हैं फटाफट। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास अपॉन 1/12 into atomic mass of carbon 12 atom। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैलकुलेशन। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट। एक चीज जानना ये है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एडिटिव होता है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर मास नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल has additive properties। That is it can be obtained by algebraic sum of algebraic sum। कैसे? जैसे कि हमारे पास लिखा है O2, अब इसका हमें मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 है, दूसरे का 16 है, इक्वल टू 32 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि
अगर यहाँ पे हमने Cl2 ले लिया तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 35.5 प्लस 35.5 इक्वल टू 71। ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फार्मूला मास, इक्विवेलेंट मास, जो भी और डिफरेंट टाइप के मासेज होंगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।